Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is regulation of gene expression, how gene expression is regulated, and we are going to learn about different types of genes, and then we are going to learn about operon concept. What is operon? We are going to learn all this topic in this video. This video is going to be very important, therefore watch the video till the end. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक और डिस्कशन होने वाला है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है, जीन एक्सप्रेशन कैसे रेगुलेट किया जाता है। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ जीन कितने टाइप की होती हैं एक्सप्रेशन के बेसिस पे, और देन उसके बाद देखेंगे ओपेरॉन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना है। आप सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, वो सब बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। माय नेम इज दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा टॉपिक और डिस्कशन इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, देखो सेंट्रल डोग्मा हम पढ़ चुके हैं। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, ये अगर आपको नहीं पता है तो इसका वीडियो मैंने अलग से बना रखा है सेंट्रल डोग्मा के ऊपर, तो आप पहले उसको देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ ब्रीफली बता देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है कि जब डीएनए की इन्फॉर्मेशन आरएनए की फॉर्म में ट्रांसक्राइब की जाती है, फिर ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद आरएनए जो बनता है उसकी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट किया जाता है प्रोटीन की फॉर्म में, उसी फॉर्म क्या बोलते हैं, जीन एक्सप्रेशन या सेंट्रल डोग्मा। अब कह रहा है कि मेल यूकैरियोट्स की बात करें तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो है वो एग्जिट कर सकते हैं हम, किस किस लेवल पे एग्जिट कर सकते हैं। उसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं, 4 लेवल है हमारे पास में। सबसे पहला कहाँ पे, जब डीएनए से आरएनए बना तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ, तो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे हम चेक कर सकते हैं क्या डीएनए से आरएनए सही बन रहा है। अगर सही नहीं बन रहा है तो वहीं पे हम उसको रोक करके आगे की प्रोसेस को कम्प्लीटली स्टॉप कर सकते हैं, जीन एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं। जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना उसी को चेक किया जा सकता है क्या वो सही बन रहा है या गलत बन रहा है। पहला हमारा जो है चेक जो है यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ पे रेगुलेट कर सकते हैं हम जीन एक्सप्रेशन को। अगर मान लो यहाँ पर भी नहीं पता लगा तो फिर हम कहाँ चेक करेंगे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के ऊपर चेक करेंगे। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जब होगा तो स्प्लाइसिंग जब होगा यूकैरियोट्स में, तो वहाँ पर भी चेक किया जाएगा जो एचएनआरएनए बन करके आया है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, क्या वो सही बना है या नहीं बना है, तो ये चेक किया जाता है। फिर उससे जो एमआरएनए बनेगा क्या वो भी सही बना है, फंक्शनल एमआरएनए, या नहीं बना है। तो यहाँ पर आकर के भी सेकंड लेवल यहाँ पे चेक हो सकता है। फिर थर्ड लेवल क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। जब ट्रांसपोर्ट होगा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में थ्रू न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, तो उस समय भी चेक किया जाएगा जो एमआरएनए बना है क्या वो सही बना है या नहीं बना है। फिर फोर्थ लेवल कौन सा होगा, जब एमआरएनए से प्रोटीन बनाए जाएंगे, ट्रांसलेट किए जाएंगे, ट्रांसलेशनल के अंदर भी हम ट्रांसलेशन लेवल पे भी चेक कर सकते हैं और जीन एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं। अब हमारे पास में 4 ऑप्शंस हैं, कोई एग्जाम में आ सकता है किस लेवल पे हम जीन एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे कर सकते हैं, फिर हम स्प्लाइसिंग के दौरान कर सकते हैं, फिर हम ट्रांसपोर्ट के दौरान कर सकते हैं, और फिर हम ट्रांसलेशन के दौरान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं, रेगुलेट हो सकती हैं। तो सबसे पहले बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, हम कहाँ चेक करें, सबसे पहले हम ट्रांसक्रिप्शन पे चेक करें, यहीं पे हम रोक दें। अगर यहीं से कुछ गलती हो रही है आरएनए बनने में, तो वो गलती जो है प्रोटीन बनने में भी जाएगी। तो इसलिए बेटर है कि सबसे पहले कहाँ रोक दिया जाए, इसी प्राइमरी लेवल पे, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। तो सेल यही कोशिश करती है कि सबसे पहले जो है ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे ही कोई गलती हो रही हो आरएनए बनते हुए, तो वहीं पर रोक दिया जाए, उससे आगे ना बढ़ने दिया जाए प्रोसेस को, जीन एक्सप्रेशन को। तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, अगर इनसे पूछ लिया जाए तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और मेजॉरिटी ऑफ सेल्स जो यही करती हैं, इसी को ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर रोकने का काम किया जाता है। अब देखते हैं हम जीन्स हमारे एक्सप्रेशन के बेसिस पे 2 टाइप की हो सकती हैं। एक को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव, दूसरी को बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है कि बेटा जो ऑलवेज एक्टिव रहते हैं उनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव, जो डिमांड के अकॉर्डिंग एक्टिव होते हैं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव। इनका दूसरा नाम भी है, जैसे कॉन्स्टिट्यूटिव जो हमेशा एक्टिव रहते हैं उसको बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन। क्या बोलते हैं, हाउस कीपिंग जीन। और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव क्या होती है, लग्जरी जीन्स, जब जरूरत होगी तब काम करेंगी और जब जरूरत नहीं है तब काम नहीं करेंगी। अब देखो हाउस कीपिंग जीन क्यों बोलने से, घर में अगर देखा जाए सबसे इम्पोर्टेंट एरिया कौन सा होता है, जो हमेशा फंक्शनल होता है, हमेशा कुछ ना कुछ वहाँ पे काम चलता रहता है, तो आप बताएंगे कि किचन सबसे एक्टिव एरिया रहता है। किचन के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ में बनता रहता है, कुछ सर्व होता रहता है। तो इसलिए अगर कोई घर चल रहा है तो किस वजह से चल रहा है, किचन की वजह से, इसलिए हाउस कीप एरिया, उसको हाउस कीपिंग एरिया बोला जाता है, मेनली किचन को। सेकंड क्या है, जो कभी कभी काम भी करते हैं, जिस एरिया मान लो हमें सोने के लिए कोई एरिया है, लिविंग एरिया है, तो हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग
स्पेस को यूज़ करते हैं वो हमारे लिए क्या लग्जरी है, अगर हमारे पास में अवेलेबल है तो। अब देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट की डेफिनेशन क्या होगी, जीन्स विच एक्सप्रेस कॉन्स्टेंटली, जो हमेशा एक्सप्रेस करती रहती हैं, एंड हुज प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड इन द सेल, जिसके प्रोडक्ट हमेशा रिक्वायर्ड होते हैं, ऐसी जीन्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। तो इसलिए यहाँ पे जैसे ग्लाइकोलिसिस की जीन, आपको पता है कि जो रेस्पिरेशन है, ग्लाइकोलिसिस है, 24 आवर सेल के अंदर चलता रहता है। क्यों चलता है? क्योंकि इसके द्वारा एनर्जी बनाई जाती है, रेस्पिरेशन करके जो है ब्रेकडाउन किया जाता है फूड का और एनर्जी रिलीज़ की जाती है, तो इसलिए हमेशा चलाना पड़ता है हमें ये। साथ में एटीपी एंजाइम है जिसकी एक्टिविटी भी हमेशा ज़रूरत पड़ती है एटीपी को बनाने के लिए, एटीपी सिंथेसिस करने के लिए, इसलिए इसकी एक्टिविटी हमेशा रिक्वायर्ड होगी। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर क्या है, ये जो ऐसी जीन्स हैं इनकी एक्सप्रेशन हमेशा होती है, तो ऐसी जीन्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही हमेशा एक्टिव रहेंगे, हमेशा एक्सप्रेस करेंगे, हमेशा प्रोडक्ट बनाएंगे। ये तो इसेंशियल हैं जो कि हमेशा काम करने चाहिए, हर एक ऑर्गेनिज्म में करने चाहिए, हर एक सेल के अंदर करने चाहिए। अगर ये काम नहीं करेंगी तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है बहुत बड़ी। लेकिन दूसरी टाइप की कौन सी है? नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। इसकी डेफिनेशन देखो, जीन्स विच एक्सप्रेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर इन्हें एक्सप्रेस करना होगा, ज़रूरत होगी तो करेंगे, अगर ज़रूरत नहीं है तो ये एक्सप्रेस कर स्टॉप कर सकती हैं, अपना एक्सप्रेशन रोक सकती हैं। हुज प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द डिमांड ऑफ सेल, ये सेल को ज़रूरत होगी इनके प्रोडक्ट की तो ये एक्सप्रेस कर देंगे। जैसे कि आप सोच सकते हो, मान लो डाइजेशन करना, हमें खाना खाया तो डाइजेशन करने की जरूरत पड़ेगी, तो एंजाइम्स को रिलीज़ करना पड़ेगा डाइजेशन के लिए, उस समय वो एंजाइम्स बना दिए जाएंगे। लेकिन जब डाइजेशन हमें करना ही नहीं है, जब हमें खाना नहीं खा रहे हैं, उस समय डाइजेशन के एंजाइम नहीं बनेंगे, तो उस समय एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, रुक जाए। तो ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें जब ज़रूरत है तब तो जो है एक्सप्रेशन जो जीन का है वो किया जा रहा है, या फिर ज़रूरत नहीं है तो उसको रोक दिया जा रहा है। तो ऐसे हम क्या बोलते हैं, जीन्स को नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, और इन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं जीन रेगुलेशन के अंदर। इन्हीं को रेगुलेट कर सकते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव को रेगुलेट कर सकते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूटिव को रेगुलेट करने की जरूरत है, इनके हमेशा एक्टिव रहेंगे। तो हमेशा यहाँ पे एक्टिव रहने वाले जीन्स को कहलाएंगे कॉन्स्टिट्यूटिव, और जो डिमांड के अकॉर्डिंग एक्टिव वैसे बोलेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव दो टाइप कर सकते हैं, इंड्यूसिबल जीन, रिप्रेसिबल जीन। इंड्यूसिबल का मतलब क्या है, जिन्हें इंड्यूस कर सकते हो, जिन्हें एक्टिव कर सकते हो। पहली कैसी कंडीशन में होंगी ये जीन, ये स्विच ऑफ में, जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो इनको क्या कर देंगे हम, स्विच ऑन। ठीक है, तो ये स्विच ऑफ का मतलब है कि एक्सप्रेशन नहीं हो रहा होगा सेल में, इनके प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे होंगे। जब ये ऑन हो जाएंगे तब ये अपना एक्सप्रेस करेंगे और इनसे आरएनए बनेंगे और प्रोटीन्स बनेंगे। जैसे कि इसमें एग्जांपल है लैक ओपेरॉन, जो कि हमें पढ़ने वाले हैं। लैक ओपेरॉन के बारे में इकोलाई के अंदर देखने को मिलता है, तो लैक ओपेरॉन इकोलाई जो है एग्जांपल है इंड्यूसिबल ओपेरॉन का, तो आपको ये याद रखना है, या इंड्यूसिबल जीन कह सकते हैं। ओपेरॉन क्या होता है ये हम जस्ट अब पढ़ने वाले हैं। रिप्रेसिबल जीन क्या होंगी, तो स्विच ऑन रहेंगी, जिनका एक्सप्रेशन पहले चल रहा होगा, बाद में ऑफ हो जाएगा, रुक जाएगा किसी न किसी वजह से। तो इस तरह की जीन अगर हैं, एक्सप्रेस होने से एक्सप्रेशन को रोक देंगे किसी और जीन की, तो ऐसी जीन को हम क्या बोलेंगे, रिप्रेसिबल जीन। तो स्विच ऑन से क्या हो जाएंगी, स्विच ऑफ। इसमें एग्जाम्पल आता है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, जो कि हम पढ़ने वाले हमारे सिलेबस में, हम दोनों पढ़ेंगे, इंड्यूसिबल जीन का एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे हम, रिप्रेसिबल का भी पढ़ेंगे आगे। तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन एग्जाम्पल है रिप्रेसिबल जीन का, रिप्रेसिबल ओपेरॉन का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट को फर्दर डिवाइड किया है, तो इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल की फॉर्म में, और स्विच ऑफ से ऑन हो जाएंगी वो कहलाएंगे इंड्यूसिबल, जो स्विच ऑन से ऑफ हो जाएंगे कहलाएंगी रिप्रेसिबल। देखो यहाँ पे फिर नेक्स्ट लाइन लिखी है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन डिपेंड करता है मेटाबॉलिक कंडीशंस पे। मेटाबॉलिक अगर उसकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो हमारी जीन एक्सप्रेस करके मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक्सप्रेस करके प्रोडक्ट बनाएंगी डेफिनेटली। या फिर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करता है जीन एक्सप्रेशन, फिजियोलॉजिकली किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत है सेल के अंदर जो है किसी भी काम करने के लिए, तो वो प्रोडक्ट अगर नहीं होगा तो प्रोसेस या फिजियोलॉजिकल कंडीशन बदल जाएंगी, तो उस केस में भी जीन एक्सप्रेस कर सकती हैं, जो है रेगुलेट कर सकते हैं जीन एक्सप्रेशन को। या एक्सप्रेस नहीं होने से ही फिजियोलॉजिकल कंडीशन कंट्रोल हो रही है तो उसको भी रिस्पॉन्स जो है जीन रेगुलेशन के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। इन्वायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करेगा, इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा रिस्पॉन्स बदल जाता है। तो हमारी अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग रिस्पॉन्स आते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट ऑल्सो, तो उसकी वजह से हमारा जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन भी होता है। तो इसलिए अलग अलग टाइप के इमोशंस में अलग टाइप के हमारे मेटाबॉलिक जो है अंदर के और फिजियोलॉजिकल कंडीशन बदल जाती है, तो इन्वायरमेंट के बदलने से। तो कहना है कि मेटाबॉलिक कंडीशन बदल जाए उससे भी जीन रेगुलेशन हो सकता है, बदल करना पड़ जाए।
उसके अलावा फिजियोलॉजिकल कंडीशन बदल जाए वहाँ से भी करना पड़ सकता है जीन रेगुलेशन, या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन बदले उसके अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकता है। यहाँ पे एक लाइन और लिखी हुई है, देखो एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन जो होता है, एक एम्ब्रियो से आपको पता है एक सिंगल सेल जाइगोट से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये क्यों बनते हैं? क्योंकि एक जो है यहाँ पे रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन, बहुत सारी जीन्स होती हैं जिनका एक्सप्रेशन चलता रहता है, इसलिए एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन होने से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, उसके ऑर्गन बन जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, उसके टिश्यू बन जाते हैं। तो ये भी जो है डेवलपमेंट अंडर द रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन रहता है। तो यहाँ पे सेवरल सेट ऑफ जीन्स जो हैं रेगुलेट की जाती हैं। फिर नेक्स्ट बताया इन प्रोकैरियोट्स प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन कौन सी होती है? कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। तो ट्रांसक्रिप्शन को भी कहाँ कंट्रोल कर ले हम? तो आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन में 3 स्टेप होते हैं बेटा, कौन कौन से? इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। कहाँ पे रोक दें उसको? इनिशिएशन स्टेप पे। कहाँ पे रोक दिया जाए? इनिशिएशन स्टेप के ऊपर ही, ताकि ये ट्रांसक्रिप्शन भी आगे ना जाए, उससे हमारी एनर्जी भी लॉस होगी। अगर आगे चला गया फिर रोक दिया तो हमारी एनर्जी फालतू की वेस्ट हो जाएगी। तो ऐसा ना करने से पहले हम क्या करें, इसको कहाँ पे रोकें? प्रोकैरियोट्स में हो चाहे यूकैरियोट्स में, कहाँ पे? ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन स्टेप पे चेक कर लें। कोई गलती अगर हो गई है तो उसको वहीं पर आरएनए की सिंथेसिस को रोक देंगे तो ट्रांसलेशन भी नहीं करना पड़ेगा और एनर्जी जो होगी हमारी वेस्ट नहीं होगी बाद में अगर हमने रोकना पड़ा तो कहाँ पे चेक किया जाता है, कहाँ पे रोक दिया जाता है? तो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन पे रोक दिया जाता है। तो ये सब बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। ओपेरॉन क्या होता है? देखो यही हमें पढ़ना है। तो ओपेरॉन के बारे में प्रपोज किया था फ्रांसिस जैकब और जैक मोनार्ड ने, 2 साइंटिस्ट, इसलिए इसको जैकब और मोनार्ड मॉडल भी बोला जाता है। तो जैकब और मोनार्ड मॉडल क्या है? ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। ओपेरॉन मॉडल दिया था, बैक्टीरिया में स्टडी करके, प्रोकैरियोट्स में स्टडी करके बताया था। फिर बताया कि ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ग्रुप ऑफ जीन, बहुत सारी ग्रुप ऑफ जीन है जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट वे में काम करती हैं। जैसे कि स्ट्रक्चरल जीन होती है इसके अंदर प्रोमोटर जीन होती है, इसके अंदर ऑपरेटर जीन होती है बेटा, इसके अंदर रेगुलेटर जीन होती है। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, स्ट्रक्चरल जीन की एसजी, प्रोमोटर की पीजी, ऑपरेटर की ओजी, रेगुलेटर की आरजी लिख दिया है। ये सब क्या करती हैं? विच एक्सप्रेस टुगेदर, एक साथ एक्सप्रेस करती हैं। एंड टू रेगुलेटिव मेटाबॉलिक पाथवे, एक मेटाबॉलिक पाथवे को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ये एक्सप्रेस करती हैं एक साथ, और कोऑर्डिनेट वे में काम करती हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है कोऑर्डिनेशन के कारण ही रेगुलेट कर पाती हैं एक्सप्रेशन को या मेटाबॉलिक पाथवे को फाइनली। अब देखो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने का ऑपरेंड को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। इसके अंदर मैंने क्या क्या दिखाया? देखो स्ट्रक्चरल जीन दिखाई है जो कि एक्सट्रीम राइट साइड में स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं। ये मैंने लैक ऑपरेंड की दिखाई है, 3 स्ट्रक्चरल जीन, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हों किसी में स्ट्रक्चरल जीन, तो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे साथ में इसके अपस्ट्रीम साइड में जाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? ऑपरेटर जीन। कौन सी आएगी? ऑपरेटर जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम साइड में सबसे पहले कौन सा आएगा? ऑपरेटर। फिर उसके भी अपस्ट्रीम में कौन आएगा? प्रमोटर। उसके अपस्ट्रीम में कौन आएगा? रेगुलेटर। रेगुलेटर जीन जो है प्रमोटर का ही पार्ट होती है, उसी का ही एक पार्ट रहती है रेगुलेटर जीन। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन के ही सारे अपस्ट्रीम साइड में प्रेजेंट होते हैं, चाहे ऑपरेटर जीन हो, चाहे प्रमोटर जीन हो, चाहे रेगुलेटर जीन हो। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर जीन है या प्रमोटर जीन है, इनकी भी डेफिनेशन हम बता सकते हैं। देखो स्ट्रक्चर जीन की डेफिनेशन बता सकते हैं। यहाँ पे रेगुलेटर जीन का काम है जो हमेशा एक्सप्रेस कर सकती है, ये क्या कर सकती है? यहाँ पे रेगुलेटर एमआरएनए बनाएगी और उससे प्रोटीन बनाएगी। ये प्रोटीन की टेंडेंसी रहती है ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करने की। अगर ये बाइंड कर जाता है तो ये आरएनए पॉलीमरेज जो प्रमोटर पे बाइंड करता है इसकी एक्टिविटी को रोक सकता है। तो हमने देखा कि रेगुलेटर जीन क्या बनाती है? रेगुलेटर प्रोटीन बनाती है। जो रेगुलेटर प्रोटीन है वो ऑपरेटर जीन पे आकर के रास्ते को ब्लॉक कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, जिसके कारण क्या होगा? जो प्रोमोटर रीजन पे जीन पे जो है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया था उसकी एक्टिविटी रुक सकती है। ये हमारे फंक्शंस अलग अलग हो सकते हैं, ये हम पढ़ने वाले डेफिनेशन में। फिर स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, स्ट्रक्चरल जीन से भी एमआरएनए बन सकता है। अगर आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब कर देगा और ट्रांसलेट कर देगा तो प्रोटीन बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन इंफॉर्मेशन कोड करती हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। तो हमने डेफिनेशन भी देखी है बेटा, ये कंप्लीट ऑपरेंड का हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन लिया है जिसमें लैक ऑपरेंड से रिलेटेड है ये। रेगुलेटर जीन की डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होती है? देखो रेगुलेटर जीन क्या होती है? सेगमेंट ऑफ ऑपरेंड विच इज अपस्ट्रीम ऑफ प्रमोटर। किसके अपस्ट्रीम है? प्रमोटर के अपस्ट्रीम साइड में है, इसी का पार्ट है कह सकते एक तरीके से।
एंड टू सिंथेसाइज द रेगुलेटर प्रोटीन, क्या बनाएगा ये रेगुलेटर mRNA, उससे क्या बनाएगा रेगुलेटर प्रोटीन। तो ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा, mRNA बनाएगा और फिर प्रोटीन बनाएगा ट्रांसक्रिप्शन करके। तो इसका मेन काम क्या है बेटा, यहाँ पे रेगुलेटर प्रोटीन को बना देना जो कि ऑपरेटर के साथ बाइंड कर सकता है। फिर आता है ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन का यहाँ पे डेफिनेशन देंगे, सेगमेंट ऑफ ऑपेरॉन विच इज अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, जो किसके अपस्ट्रीम है स्ट्रक्चरल जीन। एंड एक्ट्स एट बाइंडिंग साइड फॉर रेगुलेटर प्रोटीन, किसके लिए रेगुलेटर प्रोटीन के लिए क्या है बाइंडिंग साइड। इसमें आगे इसके पास एबिलिटी रही रेगुलेटर प्रोटीन के पास तो ये यहाँ पे बाइंड कर भी सकता है, एक्टिव हुआ तो, इनएक्टिव हुआ तो ये बाइंड नहीं करेगा। तो ऑपरेटर जीन का पता लग गया जो कि अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन में होती है और ये बाइंडिंग साइट होती है फॉर रेगुलेटर प्रोटीन। प्रमोटर जीन को देखेंगे तो सेगमेंट ऑफ ऑपेरॉन भी अपस्ट्रीम ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर के भी अपस्ट्रीम में कौन है प्रमोटर है। ये किसके लिए बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है बेटा फॉर आरएनए पॉलीमरेज। ये किसके लिए बाइंड करता है प्रमोटर, आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ चुके हैं, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे ही आके बाइंड करता है क्योंकि रिकग्निशन सीक्वेंसेज होते हैं इसके पास में जो रिकग्नाइज करवाते हैं। तो ये बाइंडिंग साइट है फॉर आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर जीन वाला एरिया। फिर स्ट्रक्चरल जीन जो हमारा ये वाले जीन्स हैं, सेगमेंट ऑफ ऑपेरॉन विच हैज इन्फॉर्मेशन, जिसके पास इन्फॉर्मेशन है सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन। तो रियल पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन जो बनने वाला है जीन एक्सप्रेशन से वो कहाँ से बनेगा स्ट्रक्चरल जीन। जैसे यहाँ पे ZYA 3 जीन दिखाई है स्ट्रक्चरल जो कि लैक ऑपेरॉन में देखने को मिलती हैं। तो ऑपेरॉन क्या है, जहाँ पे ग्रुप ऑफ जीन है कोऑर्डिनेट वे में काम करती हैं जिसके अंदर मल्टीपल जीन्स हैं। स्ट्रक्चरल जीन है जिसके अंदर ऑपरेटर जीन है, प्रमोटर जीन, रेगुलेटरी जीन है और ये जो है टुगेदर एक्सप्रेस करके एक मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करने का काम कर सकती हैं। इसी को हम ग्रुप ऑफ जीन्स को जो कोऑर्डिनेट वे में काम करते हैं एक्सप्रेस करती है उसे क्या बोलते हैं ऑपेरॉन। तो यही ऑपेरॉन मॉडल जो है जैकब मोनोड ने एक्सप्लेन किया था, इसको जैकब मोनोड मॉडल भी बोला जाता है बेटा। तो यही ऑपेरॉन जो है अलग अलग टाइप का हो सकता है, इंड्यूसिबल भी हो सकता है और ये रिप्रेसिबल भी हो सकता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं जिसमें हम इंड्यूसिबल के बारे में डिस्कस करेंगे फिर रिप्रेसिबल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं अबाउट द रेगुलेशन जीन एक्सप्रेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स एंड ऑपेरॉन आपको सब समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।